हेलो, आई एम शैल और आज हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीज़न, जिसमें हम माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों की स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सेल साइकिल और माइटोसिस कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस की स्टडी करेंगे। ओके, सो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्रोमोसोम वगैरह को समझा था। अब यहाँ पर जब सेल डिवीज़न की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, सी लाइक हम अपनी लाइफ को देखें तो हमारी लाइफ स्टार्ट होती है यूनिसेलुलर जाइगोट से, और इस तरीके से और फिर एक ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उसका सिंपल सा रीज़न है, जो एक सिंगल सेल जाइगोट है वो बार बार डिवाइड होता है और इस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की का क्रिएशन हो पाता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्यों डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है? तो मल्टीसेलुलर में तो हमने देखा कि बहुत सारी सेल प्रोड्यूस करनी है, इसलिए जाइगोट बार बार डिवाइड हो रहा है माइटोटिकली और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी डिवाइड होना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को लेते जाएंगे। अब हम पहले एनसीईआरटी को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो कई सारी सेल प्रोड्यूस करनी है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि कोई भी सेल जो होती है जब बनती है तब वो छोटी साइज़ की होती है, तो उस समय उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो हमने पढ़ा हुआ है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है, ग्रोथ होती जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है, तो उसके कंपैरिजन में सरफेस एरिया उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। और सरफेस एरिया की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि कोई भी सेल है वो उसको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी सब्सटेंसेस चाहिए अपने मेटाबॉलिज्म को, वो आउटसाइड द सेल सेल के बाहर से ही उसे मिलेंगे। अब जैसे एक सेल इतनी बड़ी है, उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में काफ़ी कम हो गया, सेल को बहुत सारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है लेकिन सरफेस एरिया छोटा है, तो वो उतने सारे मटेरियल्स को अंदर नहीं ले पा रही है या बाहर नहीं कर पा रही है। तो उस केस में फिर से सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो इस्टेब्लिश करने के लिए सेल को डिवाइड होना पड़ता है। तो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सेल डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें सेल साइकिल और माइटोसिस सेल डिवीजन देखेंगे। अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो देख लेते हैं पहले। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है दोनों चीज़, लेकिन ये चीज़ें सेल में होती हैं। सेल का रिप्रोडक्शन यानी एक सेल का डिवाइड होकर के 2 सेल में या 4 सेल में जो भी है प्रोसेस है, वो एक सेल से और सेल का बन जाना, वो सेल रिप्रोडक्शन है। ये ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन की बात नहीं है, ये सेल के रिप्रोडक्शन की बात है। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सेकेंड है ऑल सेल, जस्ट मिनट, ओके। So second point है all cell reproduce by dividing into two with each parental cell giving rise to daughter cell each time they divide। ठीक है, यदि माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है तो हर एक सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, और ये माइटोसिस सेल डिवीजन है तो जो 2 डॉटर सेल बनती हैं वो एक दूसरे की जेरोक्स होती हैं और साथ में अपनी पेरेंट के भी जेरोक्स कॉपी होती हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल कॉपी होती हैं उनकी। ओके, देन these newly formed daughter cell can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parent cell and its progeny। ठीक है, बार बार डिवाइड होती रहेगी और इस तरीके से सेल्स बनती जाएंगी। In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cell। तो एक कोई भी सेल है वो पहले ग्रोथ शो करेगी, उन ग्रोथ शो करने के कारण उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब होगा, देन उसको डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल में 2 डॉटर सेल बना लेगी। फिर ये डॉटर सेल फिर ग्रो करेंगी, फिर उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब होगा, फिर वो भी डिवाइड हो जाएंगे। तो एक तरीके से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इस्टेब्लिश करने के लिए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी हम बात करेंगे, और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को रीइस्टेब्लिश करने के लिए ये सेल्स ग्रो करती हैं, जो डिस्टर्ब होता है तो फिर से डिवाइड होकर के वापस से उस रेशियो को अचीव कर लेती हैं, और इस तरीके से ग्रोथ देन डिवाइड, ग्रोथ और डिवीजन चलता रहता है। तो ये ग्रोथ एंड डिवीजन जो होता है वो एक सेल साइकिल को बनाता है। ओके, देन in other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cell। तो इसी तरीके से एक जाइगोट ग्रोथ किया, डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद उसने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस की, फिर उनमें ग्रोथ हुई, फिर वो डिवाइड हुई, तो इस तरीके से एक सिंगल सेल जाइगोट से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है।
अब ये जो सेल साइकिल है, तो सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस। जब कभी भी मतलब सेल डिवाइड हो रही है तो ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ होएगी तो उस प्रोसेस में जो भी डीएनए कंटेंट है वो भी डबल अमाउंट में होता है, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में जो चीज है वो सब मल्टीप्लाई होंगी, फिर वो 2 सेल्स में डिवाइड होंगी। इस प्रोसेस में डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। हम इसको समझते हैं अभी, एक पूरे मतलब इमेज ड्रॉ करके हम इसको समझेंगे। जस्ट अभी जो एक इंट्रोडक्शन है उसको ले रहे हैं हम। ऑल दिस प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मतलब सेल ग्रोथ हुई, कुल मिलाकर के डिवाइड हुई तो एक डॉटर सेल इतनी बड़ी थी, जब वो डिवाइड होगी तो 2 छोटी छोटी सेल्स बनेंगी, ठीक है। एक डॉटर सेल इतनी बड़ी थी, जब वो 2 सेल में डिवाइड हुई तो वॉल्यूम में छोटी, मतलब साइज में छोटी हो जाएंगी। फिर इसमें अभी पहले डिवीजन हुआ, अब ये ग्रोथ शो करेंगी, फिर इतनी बड़ी बड़ी हो गई, फिर इसके बाद फिर डिवीजन होगा, और यही जो है एक ग्रोथ होना फिर डिवाइड होना, ये जो है सेल साइकिल हो जाता है। ओके, ऑल दिस प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ हैव टू टेक प्लेस इन अ coordinated way, ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome। इस प्रोसेस में इसके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो पूरा दोनों के पास जाएगा। ऐसा नहीं कि आधा पोर्शन, मतलब एक डीएनए है इसका आधा इसको दे दिया और आधा इसको दे दिया, ये पूरा इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, इस चीज को ये बोल रहा है, ठीक है। इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटेक्ट जीनोम, पूरे की पूरे जीन का सेट दोनों डॉटर जीनोम दैट इज कंप्लीट जीन सेट जो है दोनों डॉटर सेल को पहुंचाया जाता है। ओके, देन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स genome synthesis the other constituent of the cell and the eventually divide into 2 daughter cell is termed cell cycle। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये बोल रहा है कि जब सेल डिवाइड होती है तो ये अपने जीन सेट का, मतलब पहले जीन सेट को डुप्लीकेट करेगी, डबल नहीं करेगी तो कैसे वो दे पाएगी, दोनों डॉटर सेल्स को उसको पूरे जीन्स प्रोवाइड कराने हैं, तो पूरे जीन्स को वो पहले डुप्लीकेट करेगी, दैट इज डीएनए को रेप्लिकेट करेगी और 2 जीनोम सेट प्रोड्यूस कर लेगी, एक इसको दे देगी और एक इसको दे देगी, जीन का एक सेट इसको दे देगी और एक इसको दे देगी। इसी तरीके से इसके पास जो भी सेल ऑर्गेनेल है उन सभी को ये 2 सेल में डिवाइड करेगी। ये नहीं है कि ये चीज मान के चलिए 100 क्लोरोप्लास्ट हैं तो जरूरी नहीं कि वो 50-50 का ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन वो ये इंश्योर जरूर करेगी कि इसमें भी कुछ क्लोरोप्लास्ट जाएं, भले ही इसमें मान लो 75 जा रहे हैं या इसमें 85 जा रहे हैं तो 15 कम से कम इसमें आए। ऐसा ये ना हो कि इसमें एक भी क्लोरोप्लास्ट आए। इक्वल डिवीजन सेल ऑर्गेनेल्स का नहीं होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इस डिवीजन में ये जरूर इंश्योर किया जाता है कि जो भी सेल ऑर्गेनेल है हर सेल ऑर्गेनल दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो। वो नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं लेकिन दोनों सेल को वो सेल ऑर्गेनेल पहुंचना जरूरी है। ओके, देन although cell growth in term of cytoplasmic increase is a continuous process, सेल ग्रोथ जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस सेल ग्रोथ जो है वो एक कंटिन्यूएशन में होती रहती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन आपको थ्रू आउट ग्रोथ में नहीं देखने को मिलेगा। डीएनए का नंबर इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीज जो है वो एक ही स्टेज में देखने को मिलता है, दैट इज वो एस स्टेज में। बाकी हम प्रोटीन का फॉर्मेशन G1 G2 सब में देखेंगे, सेल ग्रोथ इंटरफेस में कंटिन्यूस हो रही है, लेकिन डीएनए की ग्रोथ जो है या डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज एस फेज की है। ये चीज बोल रहा है कि सेल ग्रोथ दैट इज साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लेकिन डीएनए सिंथेसिस जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज, सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज दैट इज एस फेज में होती है। The replicated chromosome are then distributed to daughter nuclei by a complex series of event during cell division। और जो भी डीएनए रेप्लिकेट हुआ, जीन के 2 सेट प्रोड्यूस किए गए, उनका एम फेज में उनका 2 सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। These events are themselves under genetic control।
ये जो पूरा की पूरा हम सेल डिवीजन देखेंगे जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देखेंगे, ये पूरे के पूरा जेनेटिक रेगुलेशन में होगा। ऐसा नहीं कि कभी भी एनाफेज हो गया, कभी भी मेटाफेज हो गया, कभी भी एस फेज हो गया। तो ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में ये सेल साइकिल ऑपरेट होती है जो कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। ओके, देन अब हम यहाँ सेल साइकिल देखते हैं। A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture। ठीक है, जो भी हम समझे हैं तो ह्यूमन सेल की स्टडी से समझे हैं। दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली, एक ह्यूमन सेल जो है 24 घंटे में एक बार डिवाइड होती है। 23 घंटे वो ग्रोथ फेज शो करती है, सिर्फ 1 घंटे में वो डिवाइड हो जाती है। ये ड्यूरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल में डिफरेंट होती है। तो एक हमारे एनसीईआरटी ने 2 के एग्जाम्पल दिए हैं, एक ह्यूमन सेल का जो 24 घंटे की सेल साइकिल को ऑपरेट करती है और जो दूसरा है यीस्ट का जो 1.5 घंटे में एक सेल साइकिल को ऑपरेट करती है। तो इन दोनों का ये याद रखिएगा। ओके, अब जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में हम ये जो 3 हैं ये तीनों इंटरफेज होती हैं और ये फेज जो होती है ये एम फेज होती है। तो एम फेज जो होती है वो सेल डिवीजन फेज होती है और इंटरफेज जो होती है वो रेस्टिंग फेज कहते हैं। एक्चुअली ये ग्रोथ फेज होती है जब सेल साइज में इंक्रीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरफेज में हम 3 सब फेजेस देख रहे हैं, G1, S, G2। G1 में प्रोटीन सिंथेसिस, ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन, ये सब कुछ होता है। ठीक है, G2 में भी प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ये सब कुछ होता है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एस फेज में होता है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिए, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो एस फेज में होती है। और इसके अलावा एक चीज़ और, दैट इज सेंट्रोसोम का रिप्लिकेशन। सेंट्रोसोम हमने कल पढ़ा था साइटोलॉजी में, जो 9+0 अरेंजमेंट को शो करता है, जो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एनिमल सेल में, उसका रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो एस फेज को हम मार्क करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन सिंथेसिस एंड सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन। और G1 एंड G2, G1 में हम प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, दैट इज टोटल सेलुलर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। G2 में भी देखने को मिल रहा है। G2 में एक चीज़ और है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का रेप्लिकेशन, दैट इज प्लास्टिड का डुप्लीकेशन जो होता है वो G2 फेज में होता है। ओके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो इसमें होती है। हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन एंड आरएनए देखते हैं। तो नॉन हिस्टोन की सिंथेसिस जो हो जाती है वो यहाँ पे हो जाती है। ओके, तो इसको अभी और हम देखते जाते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी सेल साइकिल का बेसिक देखा, दैट इज सेल साइकिल के बेसिक में हमने देखा कि ये जैसे सेल साइकिल है तो ये G1 है, देन S है, S फेज काफ़ी लंबी होती है, G2 होती है, देन ये M फेज होती है। एम फेज जो होती है यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस तो होगी, साइटोकाइनेसिस हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एम फेज जो माइटोसिस फेज है इसमें हम देखते हैं एक कैरियोकाइनेसिस होगा और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होना, न्यूक्लियस को डिवाइड होना है, और साइटोकाइनेसिस दैट इज साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना है। ठीक है, ये है। अब हम माइटोसिस, यहाँ पर मैं पहले पूरा माइटोसिस को आपको समझा देती हूँ, फिर हम जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो जस्ट रिकॉल कर लेंगे तो एक रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। ओके, माइटोसिस के लिए करेक्टरिस्टिक ये है कि एक पेरेंटियल सेल है डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बनाती है। यहाँ पर यदि जैसे एक ह्यूमन सेल ले रहे हैं 2n=46 है, तो डॉटर सेल में भी 2n=46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, इक्वल बिल्कुल जेरोक्स कॉपी की बात हो रही है। तो जब जाइगोट के जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो जो सेल डिवीजन का काम करता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन ही होता है। अब यहाँ पर मैं इसको, अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि कितना, कहाँ पर कितने क्रोमेटिड होंगे, इस चीज़ को अब समझते हैं। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखा था। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड उसकी न्यूक्लियर एनवेलप देखा था। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में, अभी उसमें नहीं जा रही। यहाँ पर हमने क्रोमेटिन रेटिकुलम देखा। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन रेटिकुलम है। मैं एक सेल ले रही हूँ, उसमें 2n=4 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये G1 के न्यूक्लियस में देखेंगे तो ये 4 क्रोमेटिन रेटिकुलम हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब जब ये सेल ये एस फेज में जाएगी तो ये जो 4 क्रोमेटिन रेटिकुलम या एग्जैक्टली 4 क्रोमोसोम हम समझने सिंपल करने के लिए बोल ले, या 4 डीएनए के स्ट्रैंड बोल ले, तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होगा। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है 2n=4 क्रोमोसोम। ठीक है,
एस फेज में मैंने इसको डीएनए को रेप्लिकेट कराया, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस करवाई एंड सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन करवाया, डुप्लीकेशन करवा दिया। तो जब सेल एस फेज से G2 में आई तो यहाँ स्टेटस क्या हुआ G2 का 2n इज इक्वल टू 4 क्रोमोसोम, अभी भी वही है क्रोमोसोम, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना। लेकिन डीएनए स्ट्रैंड कितने हो गए या क्योंकि एक डीएनए जो है यहाँ से रेप्लिकेट होगा तो एक डीएनए से हमें इससे 2 मिल जाएंगे, इससे 2 मिल जाएंगे, इससे 2 मिल जाएंगे, इससे 2, तो टोटल 8 डीएनए मॉलिक्यूल मिल गए। तो 2n इज इक्वल टू 4 क्रोमोसोम लिख रहे हैं इज इक्वल टू, और इन 4 क्रोमोसोम में कितने डीएनए मॉलिक्यूल हैं, दैट इज 8 डीएनए मॉलिक्यूल हैं। हमने क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे भी 4 बोला था, क्रोमोसोम नंबर हमने यहाँ पे भी 4 बोला। तो यहाँ पर तो एक क्रोमोसोम यदि मैं ऐसे बनाती हूँ तो ये डीएनए है इसका, ठीक है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है। तो अब ये 4 डीएनए जो रेप्लिकेशन से बने वो कहाँ गए, तो G2 का जो क्रोमोसोम यदि मैं बनाऊंगी तो मैं उसको इस तरीके से बनाऊंगी, ये इसका सेंट्रोमियर हो गया, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें अब 2 क्रोमेटिड आ गए, ठीक है, एक क्रोमेटिड ये है, उसने एक डीएनए को कर लिया। मतलब देखो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन है, ये 2 डीएनए इससे बने, ठीक है, तो एक डीएनए इसमें प्रेजेंट है और एक डीएनए इसमें प्रेजेंट है। मतलब एक डीएनए के रेप्लिकेशन से सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन शो करेगा और 2 जेरोक्स कॉपी प्रोड्यूस करेगा, इधर उधर ना चले जाएं, तो उसको एक ही क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड बना करके हमने रख दिया है, ठीक है। तो G2 का जो क्रोमोसोम है ऐसा दिखाई दे रहा है, G2 में भी 2n इज इक्वल टू 4 क्रोमोसोम है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हर एक स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर फिक्स होते हैं, तो हम इसको 8 क्रोमोसोम नहीं बोल रहे हैं, हम इसको 4 क्रोमोसोम ही बोल रहे हैं। एंड ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड, दैट इज जो मतलब 2n इज इक्वल टू 4 क्रोमोसोम एंड ईच हैज 2 डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज 8 डीएनए मॉलिक्यूल को हमने एडजस्ट करा दिया, ओके। अब इसके बाद ये हमने मतलब ये 3 G1, S और G2 ये तीनों मिलकर के इंटरफेस बना रही थी। और सेल, कोई भी सेल साइकिल हो, चाहे वो यीस्ट की हो चाहे वो ह्यूमन की हो, 95% टाइम सेल साइकिल इंटरफेज स्टेज में जाती है। 5% के करीब का टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है वो एम फेज लेता है। एक पॉइंट ये होता है, ठीक है। तो अभी हमने इतनी चीजों को समझा था, S, G1 और ये M, ये टोटल ड्यूरेशन 5% है और ये जो टोटल ड्यूरेशन है वो 95% है। तो हमने G2 का, यहाँ G2 का क्रोमोसोम देखते हैं तो 2n इज इक्वल टू, हमने 4 क्रोमोसोम, बार बार नहीं लिख रही मैं इसको, 8 क्रोमेटिड, ठीक है, 8 क्रोमेटिड्स, ओके। अब इसके बाद स्टार्ट G2 के बाद क्या जाएगी, सेल M फेज में जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज को और समझिए, हमने देखा कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगी ये पूरी सेल साइकिल। ये नहीं G1 के बाद वो सीधे G2 में जंप कर जाए, या G2 के बाद सीधे G1 में आ जाए, या S को हटा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रेगुलेशन होता है। तो यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 3 चेक पॉइंट देखने को मिलते हैं, G1S, फिर G2M, मतलब सेल G2 से M में जाए और G1 से S में जाए, और तीसरा हमें यहाँ पर एनाफेज में M चेक पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो 3 चेक पॉइंट है, G1S, G2M एंड M चेक पॉइंट। क्या होता है कि देखो, आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ के आ चुके हो, और म्यूटेशन कितना, जैसे सिकल सेल या कोई सा भी म्यूटेशन हमने इतना सारा पढ़ा हुआ है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये सब, तो म्यूटेशन फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। अब जब जो सेल यदि डिवीजन पे जा रही है, यहाँ पर ये 4 डीएनए मॉलिक्यूल हमने लिए थे, तो ये चेक किया जाएगा G1S चेक पॉइंट में कि जो डीएनए एप्लीकेशन के लिए भेजा जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल सिंपल ये कि हाँ, कहीं मिसमैच्ड पेयरिंग तो नहीं है, या डीएनए में डैमेज तो नहीं है, ठीक है। तो ये यदि ओके है तो इसको भेज दिया जाएगा S में, और यदि डीएनए डैमेज है तो उस सेल को एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको आगे सेल साइकिल में आगे नहीं भेजा जाता, ठीक है। S में रेप्लिकेशन हो गया, अब G2M चेक पॉइंट यही चेक करेगा कि जो रेप्लिकेशन हुआ है उसमें तो कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये देखा एरर नहीं है, देन उसको आगे M फेज में भेजा गया। M फेज में एक जो चेक पॉइंट है उसकी बात हम एनाफेज के टाइम में ही करेंगे, ओके। और इसके बाद एक चीज और, एक क्वेश्चन DPS में भी सॉल्व किया है कि यदि क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन को स्टॉल कर दिया गया है तो कौन सा चेक पॉइंट एक्टिव होगा। एक्चुअली हम ये सब चेक पॉइंट पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी चेक पॉइंट्स होते हैं। तो यदि डीएनए में डैमेज है
तो एस चेक पॉइंट जो होता है वो एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर जो है, क्योंकि जब कभी भी ये क्वेश्चन डीपीएस में आता है तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि ये तो एस में आ चुका है तो अब तो G2M चेक पॉइंट को एक्टिवेट होना चाहिए। वो नहीं है, वो एक्चुअली G1S चेक पॉइंट भी मैंने उसको काफ़ी अच्छे से देख लिया है, दैट इज़ वो G1S चेक पॉइंट ही एक्टिवेट होता है यदि डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉल दैट इज़ रोका गया है तो। ठीक है, तो उसका आंसर जो है G1S चेक पॉइंट है। अब यहाँ पर हमने, हाँ, अब इसके बाद देखते हैं ये जो एम फेस है इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस में। ठीक है, ये यहाँ कराने के बाद जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं हम बिल्कुल फास्ट लेंगे, क्योंकि वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं यहाँ इसको एक इमेज में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो G2 से M में सेल एंटर होगी। जस्ट मिनट। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि एक हम CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, और एक साइक्लिन प्रोटीन, ये दो की इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो CDK जो होता है, जैसे लाइक इस तरीके के स्ट्रक्चर ले लो, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस का काम होता है डिफरेंट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करना, दैट इज ATP की हेल्प से उसको एक्टिव करना। सिंपल, जो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये CDK साइक्लिन के साथ ऐड हो जाएगा। CDK प्लस साइक्लिन, नाम से क्लियर है ये CDK है। तो CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस साइक्लिन के साथ ऐड हो जाता है और ये बनाता है MPF। ठीक है, माइटोसिस मेटाफेस प्रमोटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो MPF है ये CDK प्लस साइक्लिन के मिलने से बना। इसका काम यही है कि जो प्रोटीन शांत बैठे हुए हैं और सेल डिवीजन में उनका काम है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस में उन प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव कर देना। ठीक है, तो एस फेज से CDK ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट रहता है। साइक्लिन जो है वो बनता और बिगड़ता रहता है, यानी बनता है और ब्रेक डाउन होता रहता है। इसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है एस फेज से। G2 में भी ये इसकी सिंथेसिस कंटिन्यू रहती है। अब मान लो सेल को 100 मॉलिक्यूल साइक्लिन के चाहिए थे, यहाँ तक सिंथेसाइज हो गया और ये CDK के साथ ज्वाइन होकर के उसने MPF बना लिया। तो जब एक सफिशिएंट अमाउंट में MPF बन जाता है तो सेल को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि नाउ आप एम फेज में एंटर कर सकते हो, दैट इज एम फेज की प्रोफेज में एंटर कर सकते हो। ओके, इसी से रिलेट पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। फिर सेल प्रोफेज में गई, मेटाफेज में गई, एनाफेज में गई। तो हमने G2 का क्रोमोसोम ऐसा देखा था, यह जो दो क्रोमेटिड है ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। सेंट्रोमियर से जैसे ये जुड़े हुए हैं, नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन दिखता है, हम इसको अलग से दिखाने के लिए ऐसा डॉट बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। एग्जैक्टली ये इस तरीके से जुड़े रहेंगे। यहाँ पर कोहेसिन प्रोटीन होता है जो ये दो क्रोमेटिड को जोड़ के रखता है। एनाफेज में ये जो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड हैं, इनको अलग अलग होना है। ठीक है, तो अलग अलग करने के लिए कोहेसिन जो है ग्लू का काम कर रहा है, चिपकाने का काम कर रहा है, तो कोहेसिन को हमें ब्रेक डाउन करना होगा। तो ये कोहेसिन ब्रेक होता है और एक क्रोमोसोम के ये जो दो क्रोमेटिड हैं एक दूसरे से अलग अलग जाना शुरू कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा था MPF बन गया है। MPF ने प्रोफेज, मेटाफेज, उसके लिए जो डिफरेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करना है उनको फॉस्फोराइलेट करता जा रहा है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता जा रहा है और वो प्रोटीन अपना अपना काम करते जाते हैं। जैसे ही एनाफेज आता है तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC, आप लोगों ने पढ़ा है इसको, APC एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक्टिवेट किया जाता है। उसमें ये APC में क्या रहता है, पहले सेपरेस एंड सिक्योरिन। सेपरेस का काम होता है कोहेसिन को डिग्रेड करना, खत्म कर देना, लेकिन सिक्योरिन जो है ना उसके साथ चिपक करके उसको शांत बैठा करके रखता है कि नहीं तो वो तो जा करके प्रोफेज में ही इन दोनों को अलग कर देगा। तो सिक्योरिन और सेपरेस ज्वाइन होकर के बैठे रहते हैं। जब ये सेल एनाफेज में जाती है तो ये जो ये सब चीज़ें चल रही है, फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर सिक्योरिन को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब सेपरेस फ्री हो गया तो कोहेसिन को डिग्रेड कर दिया, दोनों क्रोमेटिड को अलग कर दिया। ठीक है, और एम फेज में यहीं पर ये होगा कि हमने कल देखा था कि सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन की प्लेट होती है जिसे हमने काइनेटोकोर कहा था। तो एम फेज में ये चेकिंग होती है कि जो पोल से स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं वो काइनेटोकोर से प्रॉपरली अटैच हैं कि नहीं है। ये चेकिंग जो होती है एम फेज में होती है। ये सब होने के बाद
एम फेज इसको ओके कर देती है, हाँ, कि सब सारे हर एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड से स्पिंडल फाइबर अटैच हैं, तो एम फेज चेक हो गई, सेल चली जाएगी टीलोफेज में, और टीलोफेज में 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिकॉल है, देखो ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम इसको यहाँ पर पूरा एक तरीके से शॉर्ट में ले रहे हैं, और जब आपने इसको समझा है तभी ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, हम CDK साइक्लिन के जुड़ने से MPF का बनना हुआ, MPF फिर एनाफेज में जैसे सेपरेज ने काम किया तो MPF जो है उसका साइक्लिन डिस्ट्रॉय होना, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और CDK को फ्री कर देता है। तो हमने क्या देखा था, एस फेज से साइक्लिन बना, वो था एनाफेज तक, एनाफेज से वो डिग्रेड हुआ और डिग्रेड हो गया तो CDK फ्री हो गया। तो यहाँ पर साइक्लिन का बनना बिगड़ना चालू रहता है, जबकि CDK ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। जब साइक्लिन बन गया तो वो जुड़ के MPF बना लेगा, और एनाफेज आते आते साइक्लिन डिग्रेड हो गया, CDK फ्री हो गया। तो जो फ्रीक्वेंसी हमें ऊपर नीचे देखने को मिल रही है वो साइक्लिन की देखने को मिल रही है, CDK एक कांस्टेंट है, बना हुआ है वो, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें दो, तो यहाँ पर मैंने आपको साइक्लिन CDK का रोल बताया, इसके अलावा कोहेसिन का रोल बताया। कोहेसिन डिग्रेड कर दिया जाता है एनाफेज में, तो एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बचती, हमने ये देख लिया था कि जब MPF का एक सफिशिएंट लेवल बन जाता है तो सेल एंटर कर जाती है M फेज के प्रोफेज में। तो यहाँ पर देखो इंटरफेस में न्यूक्लियस रहता है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन रेटिकुलम बिल्कुल धागे के समान रहेंगे। अब सेल जैसे ही प्रोफेज में एंटर होती है तो ये न्यूक्लियस गायब होएगा, ठीक है। न्यूक्लियस इसलिए न्यूक्लियस गायब होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाएगा, और ये जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है ये जो है क्रोमोसोम के रूप में आ जाएंगे। और हमें मालूम है कि एस फेज हो चुकी है तो हर एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है। तो हमने 2n=4 लिया था, ठीक है, 4, दैट इज टोटल 8 क्रोमेटिड। तो यहाँ पर हमने ये प्रोफेज, जब हम एक एक स्टेप उसका NCERT से देखेंगे, बस अभी मतलब एक तरीके से क्या सेल डिवीजन क्या है। तो जब सेल इंटरफेज से प्रोफेज में एंटर करती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाएगा, और जो साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल बन चुके थे वो प्रेजेंट तो रहेंगे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो जाने के कारण हम जब उसको स्टडी करेंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे। वो प्रेजेंट हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो भी बना करके रखना था तो वो हमने G1 SG2 में बना के रख दिया है। अब डिवीजन होना है तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो सेल में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो क्रोमेटिन रेटिकुलम कंडेंस होकर के प्रोफेज में क्रोमोसोम्स के रूप में क्रोमेटिन रेटिकुलम कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम के रूप में आ चुका है। G2 के क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थे, प्रोफेज के क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमेटिड हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, इस तरीके से, ठीक है, ये 4 हैं। अब मेटाफेज आएगी, इसी समय प्रोफेज में क्या होता है, जो एस फेज में हमने देखा था सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो चुका रहता है, तो प्रोफेज में ये डुप्लीकेशन से होने से ये 2 बन चुके थे, तो एक जो है ये अपोजिट, एक पोल ये है इसका और एक पोल ये है, तो ये जो है यहाँ मूव करना शुरू कर देता है। इससे एस्टर रेज जो है दैट इज माइक्रोट्यूबल्स रेडिएट होते हैं, तो ये एक बिल्कुल स्टार के शेप का दिखाई देता है। ओके, अब ये प्रोफेज में ये इधर मूव होना शुरू हो गया है। जब ये सेल, मतलब हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अपनी कंफर्ट के लेवल पर डिवाइड करते हैं, बट सेल ने तो डिवाइड नहीं किया था ना। ये बिल्कुल वही हिसाब किताब है कि डॉग को नहीं मालूम है कि उसका जो नाम है वो डॉग है, तो उसी तरीके से सेल को नहीं मालूम रहता कि वो मेटाफेज में है कि एनाफेज में है कि टीलोफेज में है। वो एक कंटिन्यूएशन की प्रोसेस है, वो एक के बाद एक, मतलब ये प्रोग्रेशन होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 4 हैं, ठीक, 4 क्रोमोसोम है जिसमें हर एक में 2 क्रोमेटिड है। मेटाफेज आने पर ये सेल के इक्वेटर में इस तरीके से सेल के बिल्कुल बीच में एक पोल ये है और एक पोल ये है। ऑलरेडी जो सेंट्रोसोम है वो मूव होकर के यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पे भी है, ठीक है। इनसे निकलने वाली जो स्पिंडल फाइबर है वो इनसे अटैच हो चुके रहेंगे काइनेटोकोर से, और इधर से भी हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं वो अटैच हो चुके होंगे। तो अभी मेटाफेज के भी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड देखने को मिल रहा है, प्रोफेज में भी 2 क्रोमेटिड देखने को मिल रहा है,
G2 के भी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड देखने को हमें मिल रहा है। अब जब एनाफेज आएगी, इसको ये एनाफेज में ले रही हूँ, एनाफेज में ये होगा, इसको मत लो, इसको लो। एनाफेज में क्या होगा, वही कोहेसिन, ये जो यहाँ इन दोनों यहाँ पे जो कोहेसिन ने इसको जोड़ करके रखा वो डिग्रेड हो गया। अब ये दोनों जो क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम के, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ठीक है, इसी तरीके से ये नीचे हो गया। तो एनाफेज के क्रोमोसोम्स में कितने, एनाफेज का जो क्रोमेटिड है, अब देखो, ठीक है, ये सिचुएशन है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है, कोहिसिन के डिसॉल्व हो जाने के कारण एक दूसरे से, ये 2 क्रोमेटिड थे, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए और अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ इनकी मूवमेंट भी चालू हो चुकी रहती है। ओके, अब टीलोफेज में यही होगा। अब टीलोफेज में जैसी सेल आएगी तो ये जो 4 डॉटर क्रोमेटिड थे जो अब क्रोमोसोम कहला रहे हैं, ये अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुंच गए। इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, इनमें न्यूक्लियोलस अपेयर हो गया, और ये जो क्रोमोसोम्स कंडेंस थे, जो स्प्रिंग के जैसे कॉम्पैक्ट हो चुके थे, ये वापस से फिर पूरे खुल जाएंगे, जैसा कि हमने इंटरफेस में देखा था। ओके, तो यही चीज है माइटोसिस। अब इसमें हमने देखा था कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बने, उन दोनों मॉलिक्यूल को एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड के रूप में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज सेंट्रोमियर पर जोड़ करके रखा गया, कोहेसिन ने उन दोनों को चिपका करके रखा हुआ है। जब सेल प्रोफेज में एंटर हुई तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन, न्यूक्लियोलस का डिसअपेयर होना, और क्रोमेटिन रेटिकुलम जो खिंचा हुआ स्प्रिंग था उसको कॉम्पैक्ट करके क्रोमोसोम में ले आया गया। G2 का क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड, या G2 के क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल, प्रोफेज के क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल, मेटाफेज के क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन एनाफेज जब शुरू होता है तब तो 2 डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन इस एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इज नथिंग बल्कि ये डिसोल्यूशन ऑफ कोहेसिन विच, जो कि दो क्रोमेटिड को, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को जोड़ करके रखती है। तो एनाफेज का क्रोमोसोम जो होगा वहाँ हम क्योंकि ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पुल हो रहे हैं, तो उस समय हम शेप भी स्टडी कर लेंगे। और इसके अलावा एनाफेज का जो क्रोमोसोम होगा उसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा, एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल। टीलोफेज के भी क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा, और G1 के क्रोमोसोम में भी, या G1 का जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है वो एक डीएनए मॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, तो यदि हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो हम G2 से 2 डीएनए मॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, तो G2 प्रोफेज मेटाफेज जब में 2 डीएनए मॉलिक्यूल या 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट करवा दोगे, और एनाफेज में 1, टीलोफेज में 1 और G1 में 1। ओके, डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो रहा है, तो एस फेज में वो ये स्टेज को हम कहीं पे भी, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी। जब एस फेज कंप्लीट हो जाएगी तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन चुके होंगे, तो एट द एंड ऑफ एस फेज हम कह सकते हैं एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल आ चुके हैं। लेकिन जब एस फेज स्टार्ट होती है तब नहीं होता है, एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, सीक्वेंस इसमें याद रखना है बिल्कुल। यदि पूछता है एस इज प्रेजेंट तो G1 G2 के बीच, ये नहीं कि G2 G1 के बीच। G1 कब आती है, M पहले लिखा रहेगा और S बाद में लिखा रहेगा। S और M के बीच में नहीं, बल्कि M और S के बीच में G1 स्टेज होती है। यदि आप S और M के बीच करेंगे तो वो एक्चुअली G2 फेज होगा। ओके, तो ये चीजें हैं। अब हम क्लियर हो गया। तो जो चीजें हमने पढ़ी थी, दैट इज व्हाट इज MPF, व्हाट इज APC, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और चेक पॉइंट्स हमने देखे, G1 S चेक पॉइंट, G2 M चेक पॉइंट एंड M चेक पॉइंट। M चेक पॉइंट चेक करता है कि एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड से, एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड हैं उन दोनों क्रोमेटिड में रिस्पेक्टिव पोल का स्पिंडल फाइबर आके जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। नहीं तो इसको कनेक्ट करो, यदि इसमें ही प्रॉब्लम होती है तभी हमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक साइड ही चले गए। ठीक है, सो
ये था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनकी मेन इवेंट्स को हमने देख लिया। प्रोफेज में कंडेंसेशन हो चुका रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह ब्रेक डाउन हो जाएगी, और मेटाफेज में वो इक्वेटर सेल बीच में आके अलाइंड हो जाएंगे। एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। टीलोफेज में वो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुंच के फिर से न्यूक्लियस को रीऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो जो प्रोफेज में हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट टीलोफेज में हो रहा। प्रोफेज में न्यूक्लियस डिसअपेयर हो रहा था सब टूट फूट के, जबकि टीलोफेज में उस रीअपेयर हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं however this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. yeast for example can progress एक साइकिल में 90 मिनट लगता है yeast को। The cell cycle is divided into two basic phase, interphase and M phase. Interphase को हम तीन सब phases, the M phase जो होती है वो actual cell division phase होती है या माइटोसिस phase होती है, और जबकि इंटरफेस जो होती है दो एम फेज के बीच की, जो दो एम फेज के बीच एक इंटरफेस होती है, वो एक्चुअली ग्रोथ फेज होती है जिसमें सेल साइज में ग्रो करती है। ओके, देन इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल सॉरी ऑफ अ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। 23 घंटे सेल इंटरफेज में रहती है, 1 घंटे एम फेज में रहती है। मतलब किसी का भी ले लो, इंटरफेस 95% ड्यूरेशन को कवर करता है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosome and usually end with division of cytoplasm. एंड यूजुअली बोल रहा है कि जरूरी नहीं है, यदि किसी सेल को मल्टी न्यूक्लिएट स्टेट में कन्वर्ट होना है तो वहां सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस उसमें नहीं होगी। ओके, तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है तो साइटोकाइनेसिस हो ही, इसीलिए लिखा है एंड यूजुअली एंड विद यूजुअली, मतलब मोस्टली तो यही होता है कि कैरियोकाइनेसिस हो गई तो साइटोकाइनेसिस भी होगी। द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इंटरफेस G1 S G2 को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमें इसी स्टेज में देखने को मिलती है। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायोमेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। तो सेल ग्रोथ यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनका नंबर में बढ़ जाना, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाएगा, जस्ट डबल कर दिया जाता है G1 एंड G2 में, और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि एम फेज किसके बीच में आएगी, तो एम फेज सीक्वेंस हमेशा याद रखना है, एम इज बिटवीन, तो G2 एंड एस हो जाएगा। यही यदि हम एस एंड G2 करते हैं तो कौन सी हो जाएगी, एस और G2 के बीच, सॉरी एस और एम के बीच, तो यहाँ पर कौन सी स्टेज आएगी, G2 आएगी। तो सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना है क्या लिख रहा है। G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। वही बोल रहा है M और S के बीच की फेज है। During G1 phase the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA। कई बार देख लिया क्योंकि वो S फेज का काम है। S और सिंथेसिस फेज, S का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस या DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस। लाइक एक DNA मॉलिक्यूल से 2 DNA मॉलिक्यूल का बनना हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल। If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it's increased to 4C। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को और बहुत अच्छे से याद रख लो, यदि कोई डिप्लॉयड सेल है तो वहाँ 2 सेट ऑफ जीनोम होते हैं, तो डिप्लॉयड सेल को हम, ये डीएनए कंटेंट को हम 2C से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉयड सेल है तो 1C से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये 2C G1 में था, G1 के बाद S फेज आई तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, तो G2 में जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4C। ठीक है, 4C, प्रोफेज में भी 4C एंड मेटाफेज में भी 4C, एनाफेज में भी 4C। अब टीलोफेज में जाकर के 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो ये जो 4C है वो 2C डिवाइड कर दिया गया। ओके, तो जब कभी भी कोई भी सेल एस फेज दैट इज सिंथेसिस फेज को क्रॉस कर चुकी रहती है तो डीएनए अमाउंट जो होता है वो G2 में 4C हो चुका रहता है। ओके, तो ये चीज को आप याद रखिए कि हैप्लॉयड सेल है तो 1C, डिप्लॉयड सेल है तो 2C। यदि कोई डिप्लॉयड सेल एस फेज को क्रॉस करके G2 फेज में आ चुकी है तो उसका डीएनए अमाउंट 4C हो जाएगा।
However, there is no increase in the chromosome number. हमने देखा था 2n is equal to 4 क्रोमोसोम, तो G2 में भी मैंने 2n is equal to 4 क्रोमोसोम is equal to 8 क्रोमेटिड लिखा था, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हर एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होते हैं। ये नहीं कि सेल डिवीजन हो रहा है तो हम G2 में इसको 2n is equal to 4 की जगह 2n is equal to 8 क्रोमोसोम लिख दें, वो नहीं है। ओके However, there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid a 2n number of chromosome at G1. Even after S phase, the number of the chromosome remain the same, that is 2n. Okay. In animal cell, during the S phase, DNA replication begin in the nucleus and the centriole duplicate in the cytoplasm. ठीक है, डीएनए कहाँ पर? क्रोमेटिन रेटिकुलम न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो वहाँ रेप्लिकेट होगा। सेंट्रोसोम that is two centriole which lie perpendicular to each other, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो उनका डुप्लीकेशन वहाँ साइटोप्लाज्म में होगा। ड्यूरिंग द G2 फेज, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। तो प्रोटीन सिंथेसिस हमें G1 में भी देखने को मिलता है, G2 में भी देखने को मिलता है। G2 में मैंने जरूर ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का जो डुप्लीकेशन होना होता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ G2। ओके, देन सम सेल इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन and many other cell divide only occasionally as needed to replace cell that have been lost because of injury or death। हमने भी देखो एनिमल सेल के केस में, प्लांट सेल में हम एनाटॉमी में मेरिस्टेम पढ़ेंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। एनिमल सेल में भी ये रहता है, जैसे मसल सेल, मैच्योर मसल सेल या मैच्योर नर्व सेल होती है, एक बार बन गई तो वो डिवाइड नहीं होती है। कभी सोचिएगा नर्व सेल को क्यों डिवीजन से रोक दिया गया? ठीक है, सेंट्रियोल अपसेंट होता है इसलिए वो नहीं डिवाइड होते, ये बात मत भूलना। सेंट्रियोल क्यों इंटेंशनली अपसेंट किया गया? ठीक है। सम सेल इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। हार्ट सेल हुई, हार्ट कार्डियक मसल है, मसल सेल्स डिवाइड नहीं होती, नर्व सेल्स डिवाइड नहीं होती, दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी। और कुछ सेल्स ऐसे होती हैं वो डिवाइड नहीं होती, जैसे लीवर की सेल डिवाइड नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन जब लीवर में कोई इंजरी होती है तो वो फिर से डिवीजन, मतलब डी डिफ्रेंशिएट होकर के फिर से डिवीजन को स्टार्ट करती हैं। सपोज यदि हाइड होता है तो ये पूरा एनसीईआरटी के ही एक एक लाइन लिखी हुई है। ओके, तो उसके लिए परेशान मत होना। These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called the quiescent phase of the cell cycle। जो सेल अब सेल्स M फेज में नहीं जाने वाली हैं, वो G1 से निकल करके सेल साइकिल की G1 स्टेज से निकल करके G0 में एंटर हो जाती हैं। ठीक है, तो सेल इन दिस स्टेज रिमेन, जब G0 में एंटर होती हैं तो वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं, लेकिन वो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करेंगी क्योंकि वो डिवाइड नहीं होने वाली हैं। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। जिंदा है तो उसको तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब बायोलॉजी के लेवल में बिल्कुल क्लियर है, जिंदा हो सेल तो आपको काम करना ही होगा, आपको मेटाबॉलिज्म करना ही होगा। बेटे बिटाए आपको कोई खाना नहीं खिलाएगा। ओके, ये चीज़ है। तो सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जैसे नर्व सेल और मसल सेल्स तो डिवाइड नहीं होती, लेकिन और दूसरी सेल जो एक तरीके से G0 में एंटर हो चुकी हैं, सम टाइम इंजरी वगैरह होने पर वो वापस से G1 में एंटर कर सकती हैं। ओके, देन इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। एनिमल में हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस देखने को नहीं मिलता। इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो, जैसे जो गैमेट्स बने, गैमेट्स क्या होते हैं? इनवेरिएबली हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, अब जैसे सेकेंडरी oocyte बन गया, सॉरी ओवम बन गया, सेकेंडरी oocyte नहीं लिखो, एग में एग बन गया, हैप्लॉयड है। स्पर्म बन गया, वो भी हैप्लॉयड है। हम सोचे कि हैप्लॉयड एग अब माइटोसिस के थ्रू 2 हैप्लॉयड एग बना ले, तो ये देखने को नहीं मिलेगा। एक स्पर्म डिवाइड होकर के एक और स्पर्म में माइटोसिस हो जाए और वो 2 स्पर्म बन जाए, तो ऐसा नहीं हो एनिमल सेल में। जबकि आप याद रिकॉल करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हैप्लॉयड पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, हैप्लॉयड पोलन ग्रेन में माइटोसिस होती है, 2 सेल बनती है, इसमें से हम एक को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और एक को जनरेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल आगे चल के और डिवाइड नहीं होती, लेकिन जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है। तो तभी हम बोलते हैं कि एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो होता है 3 सेल्ड स्टेज को शो करता है, जिसमें 2 मेल गैमेट एंड 1 वेजिटेटिव सेल होती है। तो यहाँ हमने देखा प्लांट के केस में हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस हो रही है, लेकिन एनिमल के केस में हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस नहीं होती है। एक्सेप्शन ये खुद ही दे रहे हैं कि एक एक्सेप्शन हमें, मतलब कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं जहाँ पार्थिनोजेनेटिक डेवलपमेंट होता है।
तो जैसे हनी बी में हम देखते हैं, हनी बी में ये एग है, ठीक है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे और ये फिर मेल ड्रोन में चेंज हो जाता है। तो एक्सेप्शन खुद ही लिखा है फॉर मेल हनी बी, ठीक है। तो नॉर्मली एनिमल सेल में, हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस देखने को नहीं मिलता, जबकि प्लांट सेल में देखने को मिलता है। लेकिन एक्सेप्शन हम देख रहे हैं कि मेल हनी बी जो है वो हैप्लॉइड एग में माइटोसिस के थ्रू मल्टीसेलर मेल ड्रोन बनते हैं। ओके, अगेंस्ट दिस प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल भी, अभी जस्ट मैंने पॉलन ग्रेन का एग्जांपल बताया है, वैसे मेगा स्पोर जो है वो भी हैप्लॉइड होकर के 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक को प्रोड्यूस करता है, तो उसमें भी माइटोसिस होती है। तो ये बोल रहा है कि प्लांट में तो होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों माइटोसिस शो करते हैं, लेकिन नॉर्मली एनिमल सेल जो होती हैं, विथ एक्सेप्शन हमने देख लिया, नॉर्मली एनिमल सेल जो होती हैं उनमें हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस देखने को नहीं मिलती है। From your recollection of example of alternation of generation in plant, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cell। ठीक है, तो हम क्लियरली देखते हैं जहाँ पे भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जाइगोट जो है मियोसिस से डिवाइड हो जाता है, हैप्लॉइड सेल बनाती है और ये हैप्लॉइड सेल से फिर पूरा मल्टीसेलर प्लांट बनता है। तो हैप्लॉइड सेल में बार बार माइटोसिस होती है, तभी तो एक सिंगल सेल स्पोर से मल्टीसेलर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है, जो कि हम स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स इन सब में देखते हैं। ओके, हर जगह हमें कनेक्ट करना पड़ता है। अब हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी ने ये क्लियर लिखा है कि G0 स्टेज जो है वो G1 सेल साइकिल के G1 को एग्जिट करती है। तो जो एनसीईआरटी ने लिखा है वही मानना है, क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन था और जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज थी वही आंसर को माना गया है। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि G0 सेल साइकिल, जो सेल G0 में जाती है वो सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है, पर एनसीईआरटी बोलती है कि वो G1 को एग्जिट करती है, तो हम G1 को ही एग्जिट कराएंगे, ठीक है, सेल साइकिल को एग्जिट नहीं कराएंगे। ओके, ये आप लोगों को पहले भी हम लोगों ने टेस्ट में भी हर बार क्लियर किया हुआ है। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक, अब एम फेज दैट इज डिविजन फेज। This is the most dramatic period of cell cycle involving a major reorganization of virtually all component of the cell। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, हमें सबसे ज़्यादा रीऑर्गेनाइजेशन तो क्रोमेटिन रेटिकुलम में देखने को मिलता है। बाकी सब रीऑर्गेनाइजेशन जैसे लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होना, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपेयर होना, ये सारा तोड़ फोड़ के नई, मतलब एक सेल थी उसको तोड़ फोड़ कर 2 सेल में बनाना है, ये मेजर रीऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। ठीक है, एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बना रही है, तो 2 डॉटर सेल को रहने खाने के लिए सब चीज प्रोवाइड कराना, तो इसमें ये रीऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस होती है। ओके, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। जो माइटोसिस सेल डिवीजन है 2n=4, यदि पेरेंट सेल में है तो उससे बनने वाली 2 डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम नंबर 2n=4 2n=4 होगा, जो कि हमने अभी एक शॉर्ट में देखा था। ठीक है, कि एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड थे, 4 उधर चले गए, 4 इधर चले गए, तो इस तरीके से दोनों डॉटर सेल को ये जो क्रोमेटिड, जब इनका खुद का अपना सेंट्रोमियर हो जाता है तो उनको क्रोमेटिड की जगह हम क्रोमोसोम कहने लगते हैं। तो हमने एस फेज में 8 डीएनए मॉलिक्यूल बना लिए थे, 4 एक डॉटर सेल को दे दिया, 4 दूसरी डॉटर सेल को दे करके सबको रहने खाने का सब कुछ अरेंजमेंट करके दे दिया। अब उनको अपने आप ग्रोथ करना है, सब चीज़ें बेसिक नीड हमने उनको सब कुछ प्रोवाइड करा दी थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ओके, सिंस द नंबर ऑफ, ये हमने देख लिया, माइटोसिस में डॉटर और पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, तो इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। Though for convenience mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division। कैरियोकाइनेसिस के 4 stages, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज। It is very essentially to understand that cell division is a progressive process and where very clear cut line cannot be drawn between various stage। जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम अपनी सुविधा से बोल रहे हैं ये प्रोफेज हो रहा है, ये मेटाफेज हो रहा है, सेल को उससे कोई मतलब नहीं है। सेल ने स्टार्ट किया डिवीजन, वो जब तक 2 डॉटर सेल नहीं बना पाएगी वो होगी। हम अपने समझने के लिए वही चीज़ कि डॉग को भी नहीं मालूम है कि उसका नाम कैनेस है, कि वो मैमल्स है, कि क्या है, बिल्कुल वैसे ही सेल को नहीं मालूम कि मैं अभी प्रोफेज में हूँ, कि मैं मेटाफेज में हूँ, कि मैं एनाफेज में हूँ। ओके, तो हम सिंपल ह्यूमंस रूल कर रहे हैं, हर चीज़ को अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, हालांकि जिनको हम डिफाइन कर रहे हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है।
कि हमने मैंजीफेरा इंडिका बोला हुआ है तो उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने काम में मस्त है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं नेचर को अपने तरीके से, ठीक है। तो ये 4 स्टेज हो गई कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन। अब प्रोफेज में देखते हैं क्या क्या होता है। हमने शॉर्ट में ये देख लिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी लास्ट प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाएगा। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाने के कारण वो हमें माइक्रोस्कोप में सेल ऑर्गेनेल दिखाई नहीं देंगे। और क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है क्रोमोसोम के रूप में आ जाएगा और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होंगे, या एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड या 2 डीएनए। क्रोमेटिड को डीएनए मान के चलो, ठीक है। प्रोफेज से समझने के लिए, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, पहला पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेज फॉलोज द जो होती है S2 फेज के बाद। इन द S phase, G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. उलझे हुए होते हैं, ठीक है, गुथे हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं, जिनको कंडेंस करके हम क्रोमोसोम बनाएंगे। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ, हाँ, शुरुआत कैसी होती है प्रोफेज की? जब क्रोमेटिन रेटिकुलम क्रोमोसोम के रूप में कंडेंस होना शुरू होते हैं। The chromosomal material become untangled during the process of chromatin condensation. जो उलझे हुए हैं वो एक डिस्क्रिट यूनिट, एक क्लियर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देने लगेंगे। The centrosome which had undergone duplication during S phase of interphase now begin to move toward opposite pole of the cell. ये चीज, ये सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हमें सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। देन अर्ली प्रोफेज इस तरीके से दिखाई दे रही है और लेट प्रोफेज में ये सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह वो हो गए हैं। और ये देखो, ये इतना बड़ा बड़ा क्रोमेटिन रेटिकुलम है, तो ये किस तरीके से क्रोमोसोम के रूप में आ गया है। और हर एक क्रोमोसोम में हमें क्लियरली 2 क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये, ठीक है, इस तरीके से। अभी लेकिन ये जो मतलब, हाँ, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की बाउंड्री कुछ भी नहीं बचेगी। ये बाउंड्री थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब लेट प्रोफेज में इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका रहता है तो डिमार्केशन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का खत्म हो चुका होता है, ठीक है। देन द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग। जब कंप्लीट हो जाएगी, वहां तो इनिशिएशन की बात की हमने, अब यहाँ जो कंप्लीशन की बात कर रहे हैं उसमें देखो क्या क्या बोल रहा है। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। ये रेटिकुलम जो है ये अब एक क्रोमोसोम के रूप में हमें दिखाई दे रहा है जिसमें 2 क्रोमेटिड हैं। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। देन सेंट्रोसोम विच हैड, हाँ, सेंट्रोसोम। और जो लेट प्रोफेज में हमें जो और देखने को मिल रहा है वो हमने देखा था कि सेंट्रोसोम जो है, एक सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेशन एस फेज में हुआ, वो प्रोफेज में ही मूव होकर के अपोजिट पोल की तरफ आना शुरू हो चुके रहते हैं। यही बोल रहा है, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिंस टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। इस सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल। ये जैसे सेंट्रियोल है तो ये इससे इस माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, तो ये एक तारे के समान या स्टार के समान दिखाई दे रहा है। The 2 ester together with spindle fiber form mitotic apparatus, ठीक है। तो यही चीज है, दैट इज सेंट्रियो, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रियोल, ये दोनों मिलकर के माइटोटिक एपरेटस को बनाते हैं। देन सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन viewed under microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हुआ है। ये जो सेल ऑर्गेनेल हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो प्रेजेंट हैं बट दिखाई नहीं दे रहे हैं, ओके। सेकेंड स्टेज जो होती है कैरियोकाइनेसिस की वो मेटाफेज होती है। तो मेटाफेज जो स्टार्ट होती है वो ये इसका इंडिकेशन है कि जैसे ही कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ न्यूक्लियर एनवेलप का, इट इज बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज मेटाफेज। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। Hence, the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell, ठीक है। अभी फैले हुए हैं, इसके पहले में जैसा हमने देखा था कि ये है, एक यहाँ पड़ा हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ओके।
अब बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड, जितना भी कॉम्पैक्ट होना था, कंप्लीट कॉम्पैक्शन जो है वो मेटाफेज में कंप्लीट हो चुका रहता है। प्रोफेज में स्टार्ट हुआ, कंप्लीट कॉम्प्लेक्शन इज कंप्लीटेड इन मेटाफेज। और मान लो इस 1 मीटर का था, उसको 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट होना है, तो वो 1 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हम साइज का मेजरमेंट जो होता है वो मेटाफेज में करते हैं, और शेप का मेजरमेंट जो होता है वो हम एनाफेज में कहते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन है साइज एंड शेप कैन बी मेजर्ड इन, तो आपको फिर आंसर एनाफेज नहीं डालना होगा, क्योंकि फिर हमें इसको लेना होगा मेटाफेज, क्योंकि साइज जो है जब वो एक स्ट्रेट वो में रहता तभी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो साइज एंड शेप दोनों एक साथ पूछ रहा है तो आपको मेटाफेज आंसर बाय दिस स्टेज। और शेप इसलिए क्योंकि हम क्रोमोसोम की लोकेशन से क्लियर बता पा सकते हैं कि सब मेटासेंट्रिक है तो वो एल शेप का दिखाई देगा, वो एक्रोसेंट्रिक है तो जे शेप का दिखाई देगा, या मेटासेंट्रिक है तो वो वी शेप का दिखाई देगा। ठीक है, by this stage condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. This then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied. तो morphology में हम shape and size दोनों study करते हैं। ठीक है, at this stage metaphase chromosome is made up of 2 sister chromatids which are held together by the centrosome, centromere. Okay, ये अब ये आ गए इक्वेटर पे। यदि हम मेटाफेज को देखें तो ये देखो कहीं कहीं पे भी प्रेजेंट थे प्रोफेज में, एक यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट, तो ये इक्वेटर में इस तरीके से अरेंज हो गए हैं। और उनसे स्पिंडल फाइबर जो ये जो सेंट्रियोल है, देखो बिल्कुल 2 सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं, एक ये, और हम बिल्कुल क्लियर बोलते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इमेज में आप क्लियर देख पा रहे हो ये। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, तो इस तरीके से स्पिंडल फाइबर मतलब जो अब जो क्रोमोसोम्स है 2n = 4, ये चारों एक के पीछे एक, मतलब सेल को ऐसे हम, ये तो हम फ्लैट में देखते हैं। 3D इमेजिन करो, एक बॉल है तो बिल्कुल सेंटर इक्वेटर्स बीच का, इक्वेटर दैट इज बिल्कुल बीच का, सेल का बीच का पोर्शन में ये चारों क्रोमोसोम अलाइंड हो चुके होते हैं। ओके, देन small disc shaped structure at the surface of the centromere are called kinetochore. These structures serve as the site of attachment of spindle fiber to the chromosome that are moved into position at the center of the, अब चिपक चुकी रहती हैं सब, कहीं कहीं कोई कहीं, ये हम देखते हैं, दिख विजिबल होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये पहले ही अटैच हो चुकी हैं काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर, एक ये पोल है और एक ये पोल है। तो ये इनको पकड़ करके इधर उधर घूमो मत, तुम लोग सब के सब इक्वेटर में अलाइंड हो जाओ। तो ये स्पिंडल फाइबर का काम रहता है कि यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं तो उनको ला करके उसने मेटाफेजिक प्लेट दैट इज इक्वेटर में अलाइंड कर दिया। देन hence the metaphase is characterized by all the chromosome coming to a light at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid to opposite pole के spindle fiber से connect होगा। that is ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक काइनेटोकोर है, यहाँ पर एक काइनेटोकोर है, ये सेंट्रोमियर है। तो एक स्पिंडल फाइबर इस पोल से आएगा, एक स्पिंडल फाइबर इस पोल से आएगा, क्योंकि जब कोहेसन डिसॉल्व होगा तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, क्योंकि हमें कंप्लीट सेट ऑफ जीन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 डॉटर सेल में। ओके, इसमें 10 जीन प्रेजेंट है, 1 से 10 जीन, दूसरे में 11 से 20 प्रेजेंट है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों को यहाँ भेज दिया, हर एक का एक क्रोमेटिड इधर जाएगा, एक क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ जाएगा। ओके, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, the plane of alignment of chromosomes at metaphase is referred as metaphasic plate. ठीक है, ये हो गया। Then the key feature of metaphase are spindle fiber attached to kinetochore of chromosome. Chromosome are moved spindle equator and get aligned along the metaphasic plate through spindle fibers to both pole. हम देख चुके हैं। ठीक है कि वो जो that is in this image, ये अरेंज हो गए, स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं, ये सब चीजें। और मैक्सिमम कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमेटिन रेटिकुलम इनटू क्रोमोसोम टेक प्लेस इन मेटाफेज। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो स्पिंडल फाइबर है, यहाँ तो हम पोल टू काइनेटोकोर ले रहे हैं। ठीक है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है। कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे होते हैं जो पोल टू पोल रन करते हैं। ठीक है, इंटरपोल स्पिंडल फाइबर होते हैं। एक हम आगे मियोसिस सेल डिवीजन में इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये 2 टाइप के फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। अब द की फीचर ऑफ मेटाफेज हमने ये देख लिया था।
देन अब एनाफेज, एनाफेज में क्या काम होगा, एनाफेज में एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स कोहेसिन को डिसॉल्व करना है अभी, ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज इज क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेजिक प्लेट इज स्प्लिट, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रिफर, अब जो दो डॉट एक क्रोमोसोम के जो दो डॉटर क्रोमेटिड जो पहले कोहेसिन से जुड़े हुए थे सेंट्रोमियर पे, एक दूसरे से अलग अलग हो गए, अब इनके पास इनका अपना खुद का सेंट्रोमियर है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, डॉटर क्रोमोसोम बोलना शुरू कर देंगे। वही चीज बोल रहा है, नाउ रिफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड अपोजिट पोल। तो मेटाफेज में ये इक्वेटर पे अरेंज थे, अब ये अपने अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं। अब यहीं पे इंपॉर्टेंस जो हमने बात की थी प्लस एंड माइनस एंड, तो प्लस एंड जो है वो काइनेटोकोर से जुड़ा है, वहाँ डीपॉलीमराइजेशन होता जाएगा और डॉटर क्रोमेटिड डॉटर क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ मूव करते जाएंगे स्पिंडल फाइबर के हेल्प से, ठीक है। एट ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोसोम ऑफ ईच क्रोमोसोम remain directed toward the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind। ये मतलब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जुड़ा कहाँ है स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर से, तो ये आर्म्स जो पीछे रह गई हैं, ये मैं इसको ऐसे पकड़ के ले जाऊं तो ये आर्म्स तो ऐसे मुड़ जाएंगी ना, ये आर्म्स पोल्स, ये पोल ले लो तो सेंट्रोमियर और पोल की डिस्टेंस कम होगी, आर्म्स एंड पोल की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि हम उसको ऐसे खींच के ले जा रहे हैं तो आर्म्स तो लंबी हैं तो आर्म्स दूर रह जाती हैं, और वो धीरे धीरे मतलब इस साइड फिर इधर आ जाएगा फिर इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो पोल के पास पहुंचता है दैट इज वो सेंट्रोमियर पहुंचता है, यही बोलना चाह रहा है। ये चीज़ है, ये देखो, ठीक है। ये एनाफेज है। और टीलोफेज में दस एनाफेज स्टेज इज करेक्टराइज बाय द फॉलोइंग की इवेंट, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एंड क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। और टीलोफेज में क्या देखने को मिलेगा हमें, ये मूवमेंट कंप्लीट हो चुकी होगी एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ एट द बिगनिंग, मतलब टीलोफेज की शुरुआत में क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डिकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम ऐसे कॉम्पैक्ट हुए थे, अब ये वापस से, क्योंकि इनको अब ग्रोथ फेज जीवन फेज में जाना है, तो ये वापस से इसमें आ, जबकि प्रोफेज में क्या हुआ था, ये डायरेक्शन में काम हुआ था। तो प्रोफेज एंड टीलोफेज को हम एक दूसरे का जस्ट अपोजिट इवेंट मानते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब टीलोफेज, लेट टीलोफेज में आप क्रोमोसोम नहीं देखोगे बल्कि क्रोमेटिन रेटिकुलम देखोगे। ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच एंड ऑफ द टू पोल। ये है एक डॉटर सेल थी, ये दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो गई, रीफॉर्म हो गई, और यहाँ पर क्रोमेटिन रेटिकुलम देखने मिल गया, फिर न्यूक्लियोलस भी देखने को मिल गया, ठीक है। ये इस तरीके से ये दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स। हम टीलोफेज के इवेंट्स को देख लें, इसको बिल्कुल इसी लाइन से कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन जो होता है, सेकेंड स्टेज की शुरुआत होती, कंप्लीट ब्रेक डाउन मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज। इस तरीके से जो भी स्टेटमेंट है बिल्कुल उसी को उसी फॉर्म में याद रखना, बिल्कुल लाइन की लाइन पिक का होकर के वो क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाई देती है। पिछले 3 साल से तो यही देखने को मिल रहा है, ठीक है। This is the stage which show the following key event. Chromosome cluster at opposite spindle 4 and their identity is lost as discrete point है element, discrete element that is chromatin reticulum के रूप में हो चेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी जो हम बिल्कुल अभी देख रहे थे कि ये क्रोमोसोम है बोल पा रहे थे, वो वापस से क्रोमेटिन रेटिकुलम के रूप में डीकंडेंस हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम cluster at each pole forming two daughter nuclei, nucleolus, Golgi complex and ER reform लिख रहा है, एक्चुअली ये हो जाएगा रीअपेयर। अभी कौन सा G1 G2 ऑपरेट हो रहा है जो गोल्जी बॉडी बनाएगा, वो तो पहले ही G1 G2 हो चुका, उस समय बना करके रख दिया गया था, अब वो दिखाई देना फिर से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन अब ये हो गया हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन। अब यहाँ पर हम कैरियोकाइनेसिस हमने करा दिया, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के बाद अब साइटोकाइनेसिस दैट इज साइटोप्लाज्म का डिवीजन कराएंगे हम। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है दो तरीके से होता है, एक
सेल फरो मेथड से होता है, जो कि एनिमल सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, जिसे हम क्लीवेज भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है सेल प्लेट मेथड, जो कि प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cell by the separation of cytoplasm called cytokinesis. So cytokinesis, that is division of cytoplasm. Okay. At the कैरियोकाइनेसिस के कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें और इस तरीके से फिर सेल डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के साथ ही सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन बोल रहे हैं तो हमें साइटोकाइनेसिस करवाना पड़ेगा। कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, जब सेल डिवीजन की बात होगी तो वहाँ कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा। इसी चीज़ को एम्फेसाइज करना चाह रहा है वो। ये हाँ, अब ये एनिमल सेल में लेते हैं। एनिमल सेल में देखो ये एनिमल सेल में एक्चुअली मुझे जगह ठीक से नहीं मिल रही है इसके लिए। ये एक सेल है, इसके दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ लेते हैं, ये एक पेरेंट सेल थी, इसके दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। यदि एनिमल सेल है तो वहाँ सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाती है। जब सेल एनाफेज में ही रहती है तब यहाँ मिड बॉडी यानी सब डेंस मटेरियल होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। यहाँ स्पिंडल फाइबर हैं ही अभी, दैट इज हमने दो टाइप के स्पिंडल फाइबर देखा था, एक तो पोल से काइनेटोकोर तक रन कर रहे थे और एक पोल टू पोल रन कर रहे थे। तो अभी स्पिंडल फाइबर यहाँ पे है ही, लेकिन ये मिड बॉडी जो है वो आके एक्यूमुलेट हो गई। अब क्या होगा, अब बिल्कुल जैसे एक स्ट्रक्चर है, अब मैं यहाँ से एक रबर बैंड इसके बाहर से डाल दूँ, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ से बीच से रबर बैंड यहाँ पर एक फिट कर दूँ, तो रबर बैंड फिट करके उसको मैं छोटा करते जाऊँ तो क्या होगा, ये जो है ये दोनों अंदर धंसना चालू होंगे, ठीक है, इस तरीके से, और धीरे धीरे ये जो है अंदर की तरफ प्रोग्रेस होता जाएगा और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा दो पार्ट में, और इस तरीके से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस में जो याद रखना है कि एनिमल सेल के रिलेशन में, कि ये जब एनाफेज स्टेज में होती है तो मिड बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। मिड बॉडी जो है साइटोकाइनेसिस के प्लेन को डिसाइड कर देती है, ये सब्सटेंस होता है। फिर इसके बाद एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, ये जैसे ये सेल है तो एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ये बना लेते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट होते होते दो सेल को इस तरीके से अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस में हम मिड बॉडी टर्म यूज कर रहे हैं, और माइक्रोफिलामेंट जो फाइनली जो है कॉन्ट्रैक्ट होते होते साइटोप्लाज्म को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है। जबकि प्लांट सेल के यहाँ पर हम देख लेते हैं, इन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द, तो ये फरो है, ये जो है दैट इज ये फरो विदलन, ठीक है, फरो दिखने को मिलती है। दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फरो ग्रेजुअली डीपन इनटू द अल्टीमेटली जॉइन in the center, dividing the cell cytoplasm into two daughter cell. Plant cell, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different method. और ये different method क्या है? Cell plate method. Okay? यहाँ पर क्या होगा? देखो ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये फरो मेथड से तो जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो क्या होता है, ये गोल्जी बॉडीज वगैरह जो है, मैं इसमें बार बार सेल वॉल नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, गोल्जी बॉडीज वेसिकल बना करके यहाँ पर इकट्ठी होती है। ये लेट एनाफेज में स्टार्ट होता है। ये गोल्जी बॉडी के अंदर क्या भरा हुआ है, कैल्शियम पैक्टेट भरा हुआ है, ठीक है, और ये वेसिकल है, वेसिकल में क्या होगी,
यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। कोई भी वेसिकल होती है तो उसमें लिपोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन तो होती है ना। अब क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इस यहाँ तक की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इतने एरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है ये फ्यूज होती जाएगी और मेम्ब्रेन बना लेगी, ठीक है। और इसके अंदर का जो कैल्शियम पैक्टेट है वो क्या बना देगा, मिडिल लैमेला बना देगा। तो सेम एक वैक्यूल थी फूली हुई, इसकी इस साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस डॉटर सेल की प्लाज्मा, इस वेसिकल की मेम्ब्रेन इस डॉटर सेल की इस साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देगी और इस साइड की मेम्ब्रेन इस साइड की डॉटर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देगी। इसका अंदर का मटेरियल रिलीज हो जाएगा और वो मतलब बिल्कुल एक लेयर में डिपॉजिट होता जाएगा। वो क्या बना देगा, मिडिल लैमेला बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एनिमल के केस में तो हमने इसको दबा करके इस तरीके से दो में किया, जबकि यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो हमने क्या किया, वेसिकल्स बना करके वहाँ पहुँचा दिया, मटेरियल पहुँचा दिया। मटेरियल में उसकी पैकिंग भी काम आएगी, उसके अंदर का भरा हुआ सब्सटेंस भी काम आएगा। अंदर का भरा हुआ सब्सटेंस मिडिल लैमेला बना देगा और उसकी जो पैकिंग कवरिंग है वो डॉटर सेल की उस एरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना देगी। अब इस बीच एक चीज़ और याद रखना कि देखो, हम देखते हैं प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। यहाँ पर ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी इस तरीके से ये फ्यूज होकर के फ्रेगमोप्लाज्म बना रही है। कई जगह पर ये वेसिकल का फ्यूजन नहीं होता। अब ये डॉटर सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ का साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ का साइटोप्लाज्म है। तो कई जगह पे क्या होता है, ये फ्यूजन इनकम्प्लीट रहता है, तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ फ्यूज ही नहीं होगी, यहाँ पर वेसिकल इतना इसने एंट्री दे करके रखी है। तो यही चीज जो होती है ये प्लाज्मोडेस्माटा होती है। जो दो नेबरिंग सेल, मतलब हमेशा याद रखिए, जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो ये बताता है कि ये डॉटर मतलब एक ही पेरेंट सेल की ओरिजिन है। और इस तरीके से वेसिकल्स कुछ कुछ जगह में फ्यूज नहीं हुई और गैप को रखा तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के रूप में प्रेजेंट हो गया। ओके, तो फ्रेगमोप्लास्ट हमें सेल प्लेट फॉर्म, फ्रेगमोप्लास्ट क्या था, दैट इज ये वेसिकल फ्यूज हो रही हैं, ठीक है। और इस तरीके से सेल प्लेट जो है सेंटर से इकट्ठी हुई इस डायरेक्शन में पेरीफेरी को बढ़ी, जबकि एनिमल सेल में फरो जो है पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जा रहा था और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, और हाँ, ये जो है ये सेल वेसिकल्स फ्यूज होकर के ये फ्रेगमोप्लास्ट यही है। फ्रेगमोप्लास्ट में एक्चुअली गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये जो है आपस में फ्यूज हो जाते हैं, वही फ्रेगमोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो ER एंड गोल्जी बॉडीज वेसिकल्स यही सब प्रेजेंट होती हैं जो अपने अंदर कैल्शियम पैक्टेट को या मैग्नीशियम पैक्टेट को भर के लाती, तो ये चीज हो जाता है। ओके, देन at the time of cytoplasmic division organelle like mitochondria plastid get distributed between two daughter cell। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि मान लो 100 माइटोकॉन्ड्रिया G2 फेज में डुप्लीकेशन के बाद बने हैं, तो जरूरी नहीं कि 50-50 का डिवीजन हो, लेकिन ये भी नहीं होगा कि एक सेल को पूरा 100 मिल गया। भले ही दूसरे सेल को 2 मिले, लेकिन वो मिलेगा, क्योंकि फिर माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट होकर के अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। बस थोड़ी सी चीज़ दे दो तो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। तो हर एक सेल ऑर्गेनेल दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म यही बोल रहा है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result which multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium, that is multinucleate condition, जिसको हमने एस्केरिस में देखा। एस्केरिस के एपिडर्मिस सिंसेशियल स्टेज को शो करती है और जो एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनता है वो डिवाइड होता जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं करता, तो जिसके कारण वहाँ वो भी सिंसेशियल कंडीशन को शो करता है, प्रदर्शित करता है। ओके, तो अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्यों करवाना पड़ा, हमने पहले ही सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो की बात कर ली थी, ठीक है। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली इन केस ऑफ एनिमल, जबकि प्लांट सेल में ये दोनों में हो रही थी। लेकिन यदि ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ प्लांट सेल में भी ग्रोथ जो होती है इट इज ड्यू टू मतलब डिप्लॉयड सेल ही माइटोटिकली डिवाइड हो, मतलब उसको मत कनेक्ट करिए, ठीक है, उसको उस स्टेटमेंट को रहने दीजिए। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। However, in some lower plant and in some social insect, haploid cell also divide by
माइटोसिस हमने हनी बी का देख लिया है, मेल ड्रोन्स का देख लिया है, जिसमें एग जो हैप्लॉइड सेल है वो डिवाइड होकर के मल्टीसेलर मेल ड्रोन को बनाती है. It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. Are you aware of some example where you have studied about haploid and diploid insect? हनी बी जो क्वीन होती है वो डिप्लॉयड होती है, जो वर्कर बीज होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, जो कि एग के फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो बनते हैं, जबकि मेल ड्रोन्स जो होते हैं वो एग के पार्थिनोजेनेटिक डेवलपमेंट से बनते हैं. तो ये होता है. ठीक है. Mitosis usually result in the production of diploid daughter cell with identical genetic complement. Xerox copy. The growth of multicellular organism is due to mitosis. तो significance क्या देखा हमने? एक mitosis growth के लिए responsible है. Cell growth result in cell growth जब होती है, ये daughter cell इतनी बड़ी बनी और cell size में बढ़ गई, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब्ड हो जाता है. ठीक है. साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, ये चीज़ बोल रहा है. शुरू में ये एक प्रोपोर्शन में है, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियो एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो एक स्टेबल है. धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियस तो उतना ही रहेगा. ठीक है. 2n = 46 क्रोमोसोम है, तो 2n = 46 क्रोमोसोम जब सेल बनी तब भी थे, जब सेल इतनी बड़ी हो गई तो भी यहाँ पर 46 है. ऐसा तो है नहीं कि 98 3 4 5 टाइम हो गए. बढ़ा क्या, साइटोप्लाज्म बढ़ा तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हुआ, उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए सेल को फिर से डिवाइड होना पड़ेगा. ओके. तो सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. It therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. A very significant contribution of mitosis is cell repair. कहीं पे भी इंजरी हुई है तो डैमेज टिश्यू को अलग करके माइटोसिस सेल मतलब सेल प्रोलिफरेट होगी माइटोसिस से और हीलिंग की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. तो ग्रोथ देखा, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो एंड हीलिंग प्रोसेस, repair process. And next, the cell of the upper layer of the epidermis, cell of the lining of the gut and blood cell are being constantly replaced. ठीक है. एपिडर्मिस क्योंकि जरूरी है, नहीं तो वियर एंड टेयर जो होता जा रहा है उसको कैसे कैसे मतलब बार बार माइटोसिस होगा और ये नई सेल से रिप्लेस होती जाएंगी. ठीक है. माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ. तो हम देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं. वहाँ मेरिस्टेम पढ़ने जाएंगे तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ में ग्रोथ कराते हैं, जबकि लेटरल मेरिस्टेम जो होता है उसकी थिकनेस में ग्रोथ कराता है. तो ये जो मेरिस्टेम है ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, दैट इज कंटिन्यूसली, जब तक प्लांट सर्वाइव करेगा तब तक ग्रोथ देखने को मिलेगी. ओके. सो ये था माइटोसिस सेल डिवीजन. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन. ओके. अगेन एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ लेना. आप लोगों ने जो सीडी के साइक्लिन में कौन सा साइक्लिन किस स्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको एक रिकॉल जरूर ले लीजिए और डीपीएस इतने पोर्शन की जरूर सॉल्व करिए. ओके. थैंक यू. टेक केयर.